हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी नोट्स मेकिंग। तो साथ साथ आपने नोट्स लाजमी बनाते जाना है, ठीक है, और साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करते जाना है। देखें, हमारा पर्पस एक ही है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है और हमारे एग्जामिनर की भी रिक्वायरमेंट है। हमारा एग्जामिनर हमसे क्या यहाँ पर मांगता है कि क्या लिखना चाहिए, हमारा आंसर जो होना चाहिए किस टाइप का होना चाहिए। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है ना, वो ये रहती है कि आपकी जो डिस्कशन है वो बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया कर। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्टेटमेंट है, फिलोसफिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसको पहले डिकोड करते हैं और देन जो है हम अपने टॉपिक्स की तरफ जो है मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी स्टेटमेंट या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी जो है डिकोड करते हैं, जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे हमारा सीएसएस का ऐसे का पेपर हो, चाहे हमारे पीएमएस के ऐसे का पेपर हो, ठीक है। तो आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स किस तरह जो है आप डेवलप कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि व्हेन अ मैन हैज मेड पीस विद इन हिमसेल्फ ही विल बी एबल टू मेक पीस इन द होल वर्ल्ड। ये मार्टिन बबर ने बेसिकली इसको कहा है। अब यहां पर ना मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं अपने सिविल सर्विस जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनकी। देखें, एक तो जंग जो होती है ना, वो एक तो बाहर लगी हुई है। एक जंग क्या है, एक तो बाहर लगी हुई है, ठीक है। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं। अब वो जंग क्या हो सकती है, अब किसी को यहाँ पर जो है राइटिंग का मसला आ रहा है, किसी के आइडियाज़ यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहे, किसी को यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, किसी को क्या आ रहे हैं। तो इस तरह के जो है एस्पिरेंट्स को इशू फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। कहीं पे किसी को मटेरियल नहीं मिल रहा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक जो अंदर जंग लगी हुई है एस्पिरेंट्स के अंदर, और वो जंग क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, क्या मेरी प्रिपरेशन यहां पर कंप्लीट है। तो एक अंदर जो है ना, एक अंदर वो एक जंग लगी हुई है। तो देखें, अगर आप बाहर अगर अपनी जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो वाकई चाहते हैं कि आप उसको जीतना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपकी अंदर वाली जंग है उसको खत्म करना पड़ेगा, पीस लेकर आना पड़ेगा। जितनी देर तक आप पीस नहीं, इंटरनली अगर देख लें कि आपके अंदर अगर पीस नहीं आता, तो आप एक्सटर्नली जो है चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे, पीस नहीं आएगा। यहां पर ओवर थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल, इसको यहां पर रिड्यूस करना पड़ेगा। फोकस्ड आपने रहना है कि बस मैंने करना है, और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, प्रिजर्वेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी पता है कहाँ से आती है, पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग। कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आएगी पॉजिटिविटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर बाहर वाली जंग जीतने के लिए आपको जो अंदर वाली जंग है उसको खत्म करना पड़ेगा, पीस लेकर आना पड़ेगा।
देन ही आप आगे जो अगर अपनी जो एक्सटर्नल जंग आप जो आप रीडिंग का मसला है, राइटिंग का मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी को रहने का मसला है, कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पा रहा, कोई बैकवर्ड एरिया से है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इश्यूज है। यहाँ पर स्पेशली देखा जाए तो गर्ल्स को ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, फैमिली प्रेशर भी यहाँ पर उनको देखना पड़ता है, सारी चीजें हैं। लेकिन पहले इंटरनली स्ट्रांग हों, पीस लेकर आए, ताकि आप एक्सटर्नली जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी इश्यूज है, उनको खत्म किया जा सके। और मैं हमेशा कहता हूं कि सिविल सर्विस एग्जाम जो है ना, एस्पिरेंट्स के लिए एक वॉर से कम नहीं है, क्योंकि इस वॉर के अंदर, इस सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एस्पिरेंट्स हर चीज अपनी दांव पर लगाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है आज के दौर में? टाइम। जो आप टाइम देते हैं, और आपको पता नहीं होता कि हमारी जर्नी जो है वो कितनी लंबी हो सकती है। 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर तक जा सकते हैं लोग। तो सबसे पहले आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, पीस लेकर आना पड़ेगा, देन आप एक्सटर्नल जो जंग है वो जीत सकते हैं, उसके आप पीस लेकर आ सकते हैं। तो आई होप आपने जो है इस पॉइंट को समझा होगा। अब यहां पर आप अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स जो है वो कह लेके यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, देन आप अपनी आउटलाइन एक जनरेट करें, और देन पैराग्राफिंग हमारी होती रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ले लें। ठीक है, जो पहले अपने आप के जो अंदर जो पीस लेकर आए। ठीक है, रिलीजियस पर्सनैलिटीज उठा सकते हैं, यहाँ पर फिलोसफर्स उठा सकते हैं, साइंस एंड डिस्कवरी से उठा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर कहा जाए तो हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड, और उसके बाद ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले, जिनको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहेगा यहां पर वो है लेयर्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। आपको पता है कि यहां पर पाकिस्तान को इंटरनली और एक्सटर्नली मल्टीफेरियस चैलेंजेस का सामना है, ये चीज आपको भी पता है। और हम यहां पर 12 डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं लेयर्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। यहां पर 5 लेयर्स की बात की गई है और एक पिरामिड की बात की गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा पाऊं और पूरे आपके जो है कह ले कि एक फाउंडेशन यहां पर बिल्ड कर पाऊं। अब यहां पर एजुकेशन की भी बात की गई है, तो हम पहले भी यहां पर पढ़ते हैं कि एजुकेशन जो है यहां पर होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये किसी और वे में यहां पर डिस्कस किया गया। लेकिन एक चीज यहां पर और भी है, नॉलेज इकॉनमी। अब यहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यहां पर पढ़ते आ रहे हैं। बिलो इकोनॉमी है आपकी, ऑरेंज इकोनॉमी है, ग्रे इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, तो ये हम कह लें डिजिटल इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम, एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी है, ये सारी हम पढ़ते आ रहे हैं पहले भी। लेकिन आज हम जो है यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं नॉलेज जो इकोनॉमी है, नॉलेजेबल इकोनॉमी आप कह सकते हैं, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यहां पर इसके अंदर 5 लेयर्स हायरार्की नजर आएगी, जो एक पिरामिड के जरिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है रिस्क रेडीनेस, पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलियंस, स्केलिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। अब यहां पर आप ये सोचेंगे कि सर ये तो दोनों जो है क्लाइमेट के रिलेटेड है। नहीं, ऊपर वाला जो है आप क्लाइमेट रेजिलियंस तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो यहां पर कह लें कि आफात का सामना करना पड़ता है ना पाकिस्तान को। जैसे कोविड-19 आया आपका, देन फिर यहां पर हमें नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। उसके बाद यहां पर मिडिल ईस्ट वाला मामला शुरू हो गया। ये सारे डिफरेंट टाइप्स जो आफात हमें देखने को मिलती है यहां पर, तो पाकिस्तान को जिस तरह यहां पर इश्यूज या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो उसके लिए है। ठीक है, यहां पर नेशनल रेजिलियंस मींस जो भी आफात हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए 5 लेयर हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर कहीं ना कहीं पे उसके आफात के रिलेटेड भी हैं पॉइंट्स, वो भी ठीक है। सेकंड जो है यहां पर असल में पता है क्या हो रहा है, यहां पर अभी जो है ना ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस चल रही है 6 to 7 मई। ठीक है, ये कह लें कि आप यहां पर इस्लामाबाद के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और ये कौन बेसिकली यहां पर जो है इसको डील कर रहा है, वो डान ग्रुप इसको डील कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अभी क्लाइमेट को लेकर जो कॉन्फ्रेंस जो हमें डान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, जिसका पर्पस ये है कि जो क्लाइमेट के नेगेटिव इंपैक्ट्स है
ठीक है, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, रिहेबिलिटेशन की तरफ लाया जा सकता है, किस तरह स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक। उसके बाद इसके अंदर बेसिकली कह लें कि हम यहां पर स्टैट्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारी डिटेल डिस्कशन जो है आगे हम फर्दर करेंगे यहां पर। ठीक है, थर्ड नंबर पर है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखें, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर स्ट्रांग नहीं होगा। अब 40+ आपकी जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना देखने को मिलेगा आपको, 18 to 20 कह सकते हैं, ऑलमोस्ट की बात की है मैंने, अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन लेबर सबसे ज्यादा उधर है। तो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को यहां पर ऊपर लेकर जाने के लिए या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ग्रोथ की तरफ जाने के लिए आपकी इंडस्ट्रीज का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर बात की जा रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। एग्जाम्पल क्या रहेगी यहां पर, पाकिस्तान मिस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी में क्या बात की जा रही है, यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की जा रही है, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी के रिलेटेड रहेगा आपका टॉपिक। ठीक है, लास्ट हमारे पास है यूएसए ईरान सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स ऑन पॉसिबल डील्स, यूएसए ईरान डी एस्केलेशन एफर्ट्स, रीजनल डायनामिक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर एक न्यू डेवलपमेंट जो हुई है यहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएई और इजराइल के दरमियान में। बाकी तो हम मुद्दा यहां पर डिस्कस करेंगे कि अभी क्या डेवलपमेंट्स हुई है यूएसए और ईरान के दरमियान में। ठीक है, जिस तरह यहां पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया, सारी चीजें आगे हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर डिस्कस करते हैं। 10 वर्ड्स होते हैं और 10 वर्ड्स के साथ आपके 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स, तो ऑलमोस्ट हम 50+ वर्ड्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी वोकैब यहां पर कंपाइल करते जाइएगा डेली बेसिस के ऊपर, ताकि आपके पास जो है पूरी वोकैब की कह लें कि एक बुक तैयार हो जाए या नोटबुक आपके पास प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें, यह हमारे पास है ह्यूमन कैपिटल पिरामिड, इसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास बिल्डिंग नेशनल रेजिलियंस द 5 लेयर हायरार्की, तो पिरामिड के जरिए मैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पर जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो नोट्स मेकिंग है वो यहां से आप पॉइंट्स अपने ऐड करते जाएंगे। बेसिकली 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं वो आप ऐड करते जाएंगे, बाकी मैं पूरा एक्सप्लेन जो है वहां पर करने वाला हूं। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, क्वालिटी डायस्पोरा की बात की जा रही है यहां पर। उसके बाद ट्रेड एंकर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, हमारे पास यहां पर थर्ड लेयर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आएगा यहां पर अप्लाइड स्टेम इनोवेशन, और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बात करने वाला था नॉलेज इकोनॉमी, ये हमारी 5th लेयर है। ठीक है, तो अब यहां पर आप यहां पर जो है स्टॉप करके वीडियो को पूरे पॉइंट्स यहां पर ऐड कर लेंगे। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहां पर मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली देखें, एग्जाम्पल्स के जरिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ईरान जो आज सरवाइव कर रहा है, जो कह लें कि 1979 से जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, जिसके एसेट्स यहां पर फ्रीज देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आज भी यहां पर सरवाइव कर रहा है। और जिस तरह उसने टैकल किया, उसकी वजह क्या है, पूरी ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप यहां पर हिल चुकी है, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो सिस्टम सारा मेंटेन हमें देखने को मिलता है। बात को यहां पर आपने समझना है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो आपकी है यहां पर स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहां पर इसके स्टैट्स भी हम डिस्कस करेंगे, जितने भी कह लें कि यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको भी ऐड करेंगे, पाकिस्तान को भी यहां पर शामिल करेंगे कि किस तरह जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, पिरामिड के जरिए यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैं जरा थोड़ी सी फाउंडेशन यहां पर बांध रहा था। देखें,
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ये आती है ना, वो है आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी एजुकेशन की, जो हम बात करते हैं, है ना। देखिए अब यहां पर एक क्रेडिबल क्लाइमेट रेजिलियंस की जो यहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी। बेसिकली ये है कि आप किस तरह जो है आफात से टैकल कर सकते हैं। क्लाइमेट के अलावा भी जो भी कोई यहां पर आफात देखने को मिलेंगी तो उसको उसके जो है आप कैसे यहां पर डील कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज रहेगी वो फाउंडेशन लिटरेसी की मैं बात कर रहा था कि लोगों को एजुकेट करना। अब यहां पर इन केस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए तो अभी यहां पर कितने आउट ऑफ स्कूल हैं यहां पर बच्चे? 26 मिलियन। कितने हैं यहां पर अगर देखा जाए तो 26 मिलियन। एजुकेशनल फाउंडेशन स्टेम आउटपुट्स पाकिस्तान की बात की जाए तो कितने हैं यहां पर? 26 मिलियन जो है यहां पर आउट ऑफ स्कूल है। अब यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं ना, इससे पहले हम कौन कौन से यहां पर डिस्कस कर चुके हैं? 22.5 मिलियन भी हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने यहां पर 25.1 मिलियन जो है यहां पर डिस्कस कर चुके हैं जो आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान के अंदर बच्चे, ठीक है। तो अब यहां पर जो मोस्टली अभी जो देखने को मिल रहा है हमारे पास वो है 26। लेकिन आपने कुछ वर्ड्स यहां पर लाजमी लिखने हैं। अगर आप 22.5 लिख रहे हैं तो आपने अबव लाजमी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर 26 लिख रहे हैं या आप 25 लिख रहे हैं तो यहां पर आपने ऑलमोस्ट, जो ऑलमोस्ट वर्ड है वो लाजमी आप डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप सेफ रहेंगे, एक अंदाजा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर एजुकेशन होती लोगों के अंदर, ठीक है, तो देखिए एजुकेशन का पर्पस क्या है यहां पर? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रसल क्या कहता है कि एजुकेशन क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है। अब अगर यहां पर एजुकेशन होती लोगों के दरमियान में, और जिस तरह बैकवर्ड एरियाज या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरह यहां पर फ्लड्स हमें आते हुए नजर आते हैं या नेचुरल डिजास्टर्स आप कह सकते हैं, आफात आते हुए नजर आती हैं, तो उनके अंदर जो एक डिसीजन मेकिंग होती है, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो यहां पर मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है हमें अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। अगर लोगों को एजुकेट कर लिया जाए तो एटलीस्ट वो ये सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, चीज़ों को डील कर सकते हैं एटलीस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इस टॉपिक के अंदर ऐड किया गया है। और भी बहुत सारे हमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यहां तक हम यहां इसकी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब एक और चीज भी है। अब बात अगर की जाए ईरान की, देखें ईरान की एजुकेशन, यहां पर आ रहा हूं मैं पूरा, अभी हम फाउंडेशन पे चल रहे हैं, जरा मैं सारी चीजें यहां पर क्लियर करता जाता हूं, ठीक है। अब ईरान के अंदर अगर देखा जाए तो हमें जो यहां पर तादाद देखने को मिलती है तकरीबन यहां पर कह लें कि 3,35,000 हमें स्टेम स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो जो ग्रेजुएट्स है वो बाहर यहां पर निकलते हुए नजर आते हैं यूनिवर्सिटी से। ओवरऑल अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज की तादाद देखा जाए तो 20 मिलियन, कितना यहां पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कितने हमें देखने को मिले? इससे ज्यादा ही है, 20 बिलियन से। और यहां पर एनुअली कितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं? 3,35,000। और जिनके पास स्टेम एजुकेशन है, लेकिन पाकिस्तान के पास 4.5 लाख, तकरीबन 4,45,000 यहां पर आ रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, यहां पर जो स्टेम एजुकेशन है वो कितनी है? यहां पर 1,80,000 है। यहां पर चीजों को मिक्स नहीं करूंगा, मैं यहां पर क्लियर करता जाऊं। अब हम जरा पैरामिड की तरफ आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए फाउंडेशन, नॉलेजेबल इकोनॉमी को हम ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले कह रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान का लिटरेसी क्या रहेगा, यहां पर 60% आपको देखने को मिलेगा, फिर यहां पर 62 भी देखने को मिलेगा, 63 भी है, ठीक है, 62 पॉइंट समथिंग भी है, ठीक है। तो साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का अगर यहां पर रेफरेंस दे रहे हैं तो देन तो आपको ऑलमोस्ट या अबव लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट रेफरेंस दे रहे हैं तो, कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, ठीक है। ये चीजें मैं साथ साथ क्लियर करता जाता हूं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चीज आती है ना, वो है आपकी स्किल्ड लेबर या क्वालिटी डायस्पोरा भी आप कह सकते हैं, जो अब हमें अभी जो मैं पीछे आउटलाइन के अंदर आपको बताता आया हूं। अब स्किल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमें यहां पर डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, उसके बाद यहां पर फ्रीलांसिंग, हमने यहां पर फ्रीलांसिंग के ऊपर एक टॉपिक बड़ा डिटेल्ड उसकी डिस्कशन की उसके ऊपर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आप वो भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर यहां पर स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर तो फिर भी तो इश्यूज ही है।
फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके सामने ही है, ठीक है। यूथ पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर 60 to 65% ओवर पॉपुलेशन हमें देखने को मिले। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है यहाँ पर, उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। उसकी वजह क्या है? ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए, यहाँ पर एजुकेशन दी जाए, उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, तो फिर यहाँ पर फ़ायदा होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्किल्ड लेबर यहाँ पर होना भी वो भी ज़रूरी है। देखिए स्किल्ड लेबर में आप स्टेम एजुकेशन की हम बात करते हैं कि स्टेम एजुकेशन होनी चाहिए। अब स्टेम एजुकेशन में देखें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर यहाँ पर ईरान आज स्टैंड कर रहा है। जिस तरह हमने अभी बात की थी, यहाँ पर 3,35,000 वो क्या है, वो स्टूडेंट है जो बेसिकली क्या है, यहाँ पर स्टेम एजुकेशन है। और पाकिस्तान के पास कितना है? 1,40,000 जो एनुअल आ रहे हैं, जबकि वैसे टोटल कितने स्टूडेंट है? 4,45,000 है। और यूनिवर्सिटीज कितनी है? 265 पाकिस्तान के अंदर। ये तो हायर एजुकेशन के ना, हम जरा पहले फाउंडेशनल की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी डायस्पोरा की मैंने बात की। यहां पर आपकी जब स्किल्ड लेबर है, पढ़ी लिखी अवाम है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रही। अब ब्रेन ड्रेन यहां पर ये चीजें नहीं है, मैं फर्दर ऐड कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं, चीजों को बेसिकली रिलेट कर पाऊं, ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन हो रही है और उनमें से जो स्किल्ड लेबर कौन से हैं? डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे बाहर जा रहे हैं, जबकि उनको उनकी जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, स्किल्ड लेबर की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक चीज ये भी है, तो ये है हमारे पास। अब यहां पर बात करेंगे बांग्लादेश का केस, बात करते हैं यहां पर बांग्लादेश का केस। अब बांग्लादेश के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान से वो आजाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ जो। अब यहां पर कभी कभी टू नेशन थ्योरी को भी देखा जाता है, तो क्या ये जो है वो कह लें कि इंटरनल कंट्राडिक्शन आप कह सकते हैं, लेकिन एक अलग डिबेट चली जाएगी, उसके ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन मैंने जस्ट ऐड कर दिया। अब यहां पर चीज पता क्या हो रही है कि वो बांग्लादेश जो यहां पर ईस्ट पाकिस्तान है ना, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, जो अभी बांग्लादेश है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमसे भी आगे, पाकिस्तान से भी आगे, वेस्ट पाकिस्तान से भी आगे, फॉर्मर वेस्ट पाकिस्तान से भी आगे है। जिस तरह वो एजुकेशन के ऊपर यहां पर उसने इन्वेस्ट किया, उसके बाद जिस तरह वहां पर जो है उसने जिस तरह एनजीओज ने काम किया और विमेन एम्पावरमेंट जो हमें देखने को मिली, और उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहां पर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यहां पर डिस्कस करते रहे ना, पॉपुलेशन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हमने यहां पर मॉडल ऐड किया था बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश ने किस तरह यहां पर पॉपुलेशन के ऊपर बेसिकली कंट्रोल हासिल किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की। उसके बाद आज उनका दे लेके गारमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज्यादा है। हालांकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स, आफात आप देखें कि कितनी आ रही होती है यहां पर, लेकिन फिर भी वो डील कर रहे हैं यहां पर। पाकिस्तान से तो अच्छे ही हैं, कम से कम ग्रोथ भी अच्छी जा रही है उनकी। अब भी यहां पर 2024 के अंदर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, यहां पर जब जेंजी ने रिवोल्ट किया और शेख हसीना वाजिद की यहां पर गवर्नमेंट को टॉपल किया गया 2024 के अंदर, जो 15 सालों से रूल कर रही थी। खैर उस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि जिस तरह बांग्लादेश का हमने केस यहां पर डिस्कस किया कि बांग्लादेश ने किस तरह अपना रोल प्ले किया, ठीक है, एक चीज वो है। उसके बाद यहां पर थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए, हमारे पास आ जाएगा ट्रेड की बात करेंगे। अब ट्रेड के अंदर कोल्ड वार का इरा यहां पर देखते हैं। देखिए वो मैंने यहां पर चीजें आगे आउटलाइन दे दी है, वो आप वहां पर जो है स्टॉप करके अपना जो है नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहां पर चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एजुकेशन है, सेकंड हमारे पास यहां पर स्किल्ड लेबर आएगी सारा यहां पर। उसके बाद हमारे पास आगे यहां पर ट्रेड देखने को मिलेगी, इनोवेशन है, उसके बाद ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट में आपके जो है जो नॉलेज इकोनॉमी को मैं यहाँ पर पूरा आप समझ लें कि ये नॉलेज इकोनॉमी का ही सारी जब फाउंडेशन रखी जा रही है, ठीक है, लेकिन वो जरा एडवांस लेवल पे है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रेड के मामले में, हम बात कर रहे थे ट्रेड के मामले। अब ट्रेड वियतनाम, हम कोल्ड वार के एरा में थे कि कोल्ड वार का एरा था जब यहाँ पर वियतनाम के ऊपर जो है कह लें कि अटैक किया गया, या वियतनाम और यूएसए के दरमियान में वॉर देखने को मिली। अब एकदम से वियतनाम बैठ चुका था, लेकिन आज वही वियतनाम है जो हमें सबसे ज़्यादा जो है आगे देखने को मिल रहा है रीजनल लेवल। आगे तो नहीं, मतलब ये है कि कंपैरेटिवली अगर दूसरे कंट्रीज़ के साथ देखा जाए तो उसको कंपेयर किया जाए तो थोड़ा आगे ही है,
आज वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि जिस तरह वो कह लें कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो है बेसिकली यहाँ पर तजारत कर रहे हैं। यहाँ पर जो ना ट्रेड एंकर्ड टेक्नोलॉजी, मतलब आप कह सकते तजारत से जो है टेक्नोलॉजी का हसूल, ठीक है। तो किस तरह जो है उसने अपने आप को बिल्ड किया, आस्ता आस्ता बिल्ड करते करते फिर टेक्नोलॉजी की तरफ आया। और इसी तरह बांग्लादेश जो है आज डिजिटल जो है यहाँ पर कह लें कि डिजिटलाइज जो हमें सिस्टम देखने को मिल रहा है उसकी तरफ जो है मूव कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है। इसी तरह वियतनाम क्या कर रहा है, ट्रेड के जरिए जो है कह लें कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हसूल जो हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो साथ ही केस स्टडी जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हमारे पास सेकंड अगर देखा जाए तो श्रीलंका की बात की जाए। अब श्रीलंका वाला मैटर अगर देखा जाए, देखें 2022 के अंदर आपको भी पता है कि यहां पर श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुका था। कितना डिफॉल्ट हो चुका था यहां पर करप्शन की वजह से, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं, यहां तक कि चाइना को जो हब एंड टोटा यहां पर पोर्ट हमें देखने को मिली वो भी चाइना के खाते में चली गई, भाई पैसे नहीं पे कर सके। लेकिन फिर भी उसने यहां पर रीबिल्ड किया। और यहां पर मैं बताना यह चाह रहा था कि बेसिकली कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो आप लाजमी ऐड करेंगे कि यहां पर हमें श्रीलंका 92% लिटरेसी रेट देखने को मिला। उसके बाद स्किल्ड डायस्पोरा ये देखने को मिला है ना, वर्क क्रूशियल फॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी एंड मिटिगेटिंग इकोनॉमिक कोलैप्स। आप ये हिसाब लगा लें कि किस तरह श्रीलंका ने अपने आप को बाहर निकाला। उसके बाद हम यहां पर बात कर रहे थे वियतनाम की, तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है यहां पर 14%। तो अगर ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो सारी एजुकेशन के ऊपर ही देखने को मिलती है। और नॉलेज एबल इकोनॉमी जो है वो आपकी एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं यहां पर, देखिए बार बार इसलिए आगे पीछे थोड़ा करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। उसके बाद हमारे पास रहेगा स्टेम एजुकेशन। अब स्टेम देखें, स्टेम तो एजुकेशन चल रही है लेकिन स्टेम का असल जो पर्पज ये है इनोवेशन। क्या है? इनोवेशन लेकर आना। और वो इनोवेशन लाने में सबसे जो अगर आगे जो देखा जाए तो वो क्या है, यहां पर ईरान देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ऐड करेंगे। अब ईरान का अगर देखा जाए तो 34th रैंकिंग मिली है इसको रिसर्च आउटपुट के अंदर, ईरान को 34%। और इस तरह अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को तकरीबन 38 तक है। लेकिन यह है कि इंडिया का अभी भी बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, जहाँ पर अभी भी फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लेयर्स है, सेकंड लेयर पर कौन यहाँ पर फॉल कर रहा है, थर्ड लेयर पे कौन कर रहा है, फोर्थ लेयर पे कौन कर रहा है, फिफ्थ लेयर पे कौन कर रहा है, बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर 14% तो यहाँ पर जो है वो वियतनाम यहाँ पर इसका जो है वो एक्सपेंसेस है। रेजिलियंस एंड एक्शन केस स्टडीज का अगर बात की जाए, द हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिग्लेक्ट रिसेंट फ्लड लॉसेज वर हाईएस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो ये पाकिस्तान का यहाँ पर केस स्टडी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन कैपिटल है या सोशल यहाँ पर फ्लोर है, मॉडल्स बांग्लादेश की हमने जो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल ली, ठीक है। बात कर रहे थे यहाँ पर स्टेम एजुकेशन और ईरान की। अब ईरान के पास अगर देखा जाए जो आज हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, 95% तो ये मेडिसिन अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं यार अपने कंट्री के अंदर। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अभी देखें कितना यहां पर ईरान अंडर आइसोलेशन, जो यहां पर 1975 के जिसके ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसने यहां पर 40% से कितना लेकर गया, यहां पर 93%। और यहां पर इनोवेशन कौन कौन सी फील्ड में आपको एरोस्पेस के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये देखने को मिलेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें ईरान देखने को मिलेगा। ये है इनोवेशन स्टेम एजुकेशन के जरिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यहां तक के जो फील्ड मेडल्स है वहां पर भी ईरान का ही नाम हमें देखने को मिलता है। इतनी रिसर्च है यहां पर। तो रिसर्च में रैंकिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना आ रहा है, यहां पर 34 रैंक आ रहा है इसका ईरान का। और 95% तो यहां पर अपनी डोमेस्टिकली ये मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं यार, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहां पर बात कर रहे थे स्टेम एजुकेशन की। अब यहां पर नेक्स्ट जो हम पॉइंट ऐड करेंगे, यहां पर इंटीग्रेटेड नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, ये हमारी है 5th लेयर, ठीक है।
फिफ्थ लेयर को आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां पर इजराइल की भी बात की गई है कि इजराइल किस तरह जो है कमर्शियलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहा है, उसके अंदर जो पोटेंशियल हमें देखने को मिल रही है स्टेम की वजह से। ठीक है, अब इस चीज को भी हम ऐड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर, देखें अब ये हमारे पास क्या रहेगा, यहां पर पूरा जो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, नॉलेज इकोनॉमी। अब ये तो हमारे क्या है, फाउंडेशन है, ये हमारे पास 4 यहां पर स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर है आपकी, ठीक है, ट्रेड जो है एंकर्ड टेक्नोलॉजी, ट्रेड के जरिए जो है यहाँ पर जो है वो कह लें ट्रेड के जरिए जो है टेक्नोलॉजी का असूल आप कह सकते हैं। उसके बाद स्टेम एजुकेशन, इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नॉलेजेबल इकोनॉमी क्या होती है, पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। देखें सबसे पहले नॉलेज इकोनॉमी आके एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद अगर बात की जाए इनोवेशन, उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या है, इनोवेशन। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बाद आप यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो है मैं बात कर चुका हूं, ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉलेजेबल इकोनॉमी। और उसके बाद आपके यहां पर स्किल्ड लेबर जितने भी है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी नॉलेजेबल इकोनॉमी है। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये आपका पूरा जो पिरामिड हमें देखने को मिल रहा है, इसके जहाँ हमने यहाँ पर 4 लेयर्स को डिस्कस किया, ये 5th लेयर्स है। तो आप ये समझ लें कि ये नेशनल रेजिलियंस के लिए, किसी भी आफात से निपटने के लिए ये 5 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने ईरान की एग्जांपल डिस्कस की, हमने उसके बाद बांग्लादेश की, वियतनाम की। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ईरान और इजराइल की। अब ईरान और इजराइल दोनों डिफरेंट है, ठीक है, हर वे से डिफरेंट है, लेकिन यहां पर जो स्टेम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अब स्टेम एजुकेशन की अगर बात की जाए तो दोनों कंट्री इक्वल हैं, बल्कि यहां पर जो ईरान की तरफ से बेस्टेस्ट हैं और ज्यादा लेबर फोर्स हमें देखने को, लेबर फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि ग्रेजुएट्स जो स्टेम एजुकेशन वाले वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मसला पता है क्या रहा है, यहां पर जो इजराइल के अंदर जो यहां पर यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, और ये लोग जो है ना बेसिकली इनके अंदर जो ये स्टेम जो यहाँ पर एजुकेशन है, या हमें जो ये ग्रेजुएट्स होकर बाहर निकल रही, इनको इनके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो इनको कमर्शलाइज कर देते हैं, किस तरह जो है कह लेके इकोनॉमी के अंदर ये कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ईरान के पास ये पोटेंशियल थोड़ी सी कम है। अगर कंपैरेटिवली इजराइल के देखा जाए तो ईरान के अंदर जो ये थोड़ी सी यहाँ पर अगर कहे जो पोटेंशियल है ना कमर्शलाइजेशन की तरफ लेकर जाना नॉलेज इकोनॉमी को, ये थोड़ी सी कम है, और ये चीज अगर देखा जाए तो इजराइल के पास ज्यादा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ईरान को जो है कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेकर जाना, ये जो नॉलेजेबल इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर बात आप कर ले यहां पर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो फाउंडेशनल लिटरेसी पूरा नहीं हो रहा यार। तो यहां पर स्टेम एजुकेशन, नॉलेजेबल, स्किल्ड लेबर तो दूर की बात है। यहां पर फ्रीलांसर बेचारे देख लें, खुद धक्के खा खा के बेचारे जलील हो के वो आ जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है वहां पर। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके, जहां पर $557 मिलियन जो है यहां पर जनरेट हो रहा है फ्रीलांसिंग की वजह से। ठीक है, और कितने लोगों हमने डिस्कस किया था यहां पर 2.3 मिलियन, 23 लाख लोग जो है फ्रीलांसर है पाकिस्तान के अंदर, जो आगे बढ़ भी सकते हैं, रेवेन्यू को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, $1 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है यहां पर। तो फाउंडेशनल लिटरेसी सबसे जो मार पड़ रही है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी आप देखें यहां पर 26 मिलियन बच्चा आपका स्कूल के बाहर है, और बात करते हैं आप नॉलेज इकोनॉमी की। एक बात याद जरूर रखना है कि अगर यहां पर क्वेश्चन कभी भूले से भी वो पूछ लेता है, कभी ऐसे के अंदर पूछ ले, ठीक है, टॉपिक, या उसके बाद या करंट अफेयर या पाकिस्तान फेयर का नॉलेज इकोनॉमी के रिलेटेड, तो ये फाउंडेशनल जो लिटरेसी है ये आपने नहीं भूलनी, नहीं तो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि भाई हम नॉलेजेबल इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए हमें इतने साल चाहिए, और ये बच्चा बात कर रहा है अभी ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब है ये जस्ट इंप्रेस करने के लिए है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए एग्जामिनर को यार। एग्जामिनर को चाहिए एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
ठीक है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका एनालिसिस, ये चीजें चाहिए। तो अब ये था हमारे पास टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए कल के एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, मींस इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान रेजिलियंस स्केलिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर नेशनल डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की बात करेंगे कि ये अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह हमें यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिले। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस यहां पर हमें फ्लड्स देखने को मिले, ताकि वो आप डाटा यहां पर ऐड लाजमी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्ट्रैटेजिक पिलर्स की बात करेंगे कि यहां पर डिजास्टर्स रिस्क फाइनेंसिंग किस तरह जो है अपना रोल प्ले कर सकता है, इनकी इसकी जो इंप्लीमेंटेशन किस तरह हो सकती है, इसके अंदर क्या यहां पर पोटेंशियल है कि ये चीजों को यहां पर डील कर सकता है, किन चीजों के साथ। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जब से यहां पर आजाद हुआ है ना, पाकिस्तान को कह ले के नेचुरल डिजास्टर्स ने घेरा हुआ है। अब फ्लड्स हिस्ट्री उठाकर देखें, अब 1970s से लेकर 1990s से लेकर पाकिस्तान सैलाब के अंदर ही हमें डूबता हुआ नजर आया। हम बात करेंगे 2010 से आगे ऑनवर्ड की। उससे पहले अगर देखा जाए तो $18 बिलियन पाकिस्तान का लॉस हो चुका है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। नेचुरल डिजास्टर की वजह से कितना हो चुका है, तकरीबन हमें एटलीस्ट की बात की जा रही है $18 बिलियन। अब अगर यहां पर 2010, 2011 और 2022 का फ्लड वाला अगर यहां पर मिला लिया जाए तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी यहां पर $60 बिलियन। और स्पेशली अगर बात की जाए 2022 वाला फ्लड, तो यहां पर 2022 वाले फ्लड में तकरीबन कितना लॉस हुआ, यहां पर $30 बिलियन। और $30 बिलियन यहां पर जो जीडीपी का पता है कितना परसेंट बनता है, 8% बनता है। ये पॉइंट आप ऐड करेंगे, 8% हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ऐड करते जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन के लिए कितने पैसे चाहिए थे, इसके यहां पर 16.3 बिलियन, कितने यहां पर $16.3 बिलियन। लेकिन यहां पर इकट्ठे कितने हुए हैं, सिर्फ 30%। कितना, 30%। अभी भी $11 बिलियन जो है यहां पर इकट्ठे नहीं हो सके, आप ये अंदाजा लगा लें। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और स्टैट्स की यहां पर बात कर लेता हूं। 2025 की बात करते हैं, 2025 का जो फ्लड आता है। ठीक है, अब 2025 के अंदर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं यहां पर। तो 59 लाख लोग जो है यहां पर हमें बेघर होते हुए नजर आए। अब अगर यहां पर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहां पर 54 लाख एकड़ जो है यहां पर हमें तबाह होते नजर आए, अगर पंजाबी में जिसको कहते हैं किले। ठीक है, तो 54 लाख जो है यहां पर जो है वो एकड़ डिस्टर्ब होते हुए, मींस यहां पर तबाह होते नजर आए। 22 हेक्टर भी आप कह सकते हैं यहां पर। अगर यहां पर बिलियन डॉलर की बात की जाए तो तकरीबन $3 बिलियन, कितना बेसिकली यहां पर $3 बिलियन जो है हमें यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और ये जीडीपी का कितना बनता है, तकरीबन 0.5% जो है जीडीपी का बनता है। आप ये अंदाजा लगा लें, इतना लॉस हो रहा है सिर्फ किसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपने लाजमी ऐड करने हैं। उसके बाद अगर यहां पर बात की जाए, एक और भी चीज है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से यहां पर फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। और यह फूड इनसिक्योरिटी इन फ्यूचर के अंदर 6.6 कितना बेसिकली 6.6% जो है यहां पर फूड इनसिक्योरिटी जो है यहां पर पॉपुलेशन जो है वो हो सकती है, ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। तो ये पॉइंट आप लाजमी ऐड कर लेंगे यहां पर। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की बात करते हैं यहां पर। तो इसके अंदर ना कुछ स्टैट्स ऐसे भी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कि सर आपने यहां पर स्किप कर दिया, तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं यहां पर। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क जो हम यहां पर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बात कर रहे हैं यहां पर फाइनेंसिंग की। अब ये इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, सबसे पहले देखें तो यहां पर पाथवे टू एड्रेस वल्नरेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग अनप्रेडिक्टेबल लायबिलिटीज, ठीक है, एंड टू प्रेडिक्टेबल बजट लाइंस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन एंटिसिपेटरी अगर बात की जाए एक्शंस एंड फॉर इंस्टेंस क्या यील्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स
विद एवरी डॉलर इन्वेस्टर सेविंग 3 to 7 जो है डॉलर हमें यहाँ पर जो है वो बचत हो सकती है जितना लॉस हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो एनुअली 2 से लेकर $10 जो है पर जो है पर्सन हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, जो बात की जा रही है ना यहाँ पर नेशनली, जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान को यहाँ पर अडॉप्टेशन की ज़रूरत है ना एनुअली टैकल करने के लिए, वो कितनी है यहाँ पर 7 to 14 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर चाहिए पाकिस्तान को। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। कितना चाहिए यहाँ पर अडॉप्टेशन के लिए, बेसिकली कितनी ज़रूरत है यहाँ पर, अडॉप्टेशन नीड कितनी है 7 to 14 बिलियन डॉलर। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं, बाकी यहाँ पर और भी हैं, वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजिक, हमारे पास डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, बेसिकली 4 पॉइंट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रेंथन नेशनल, यहाँ पर जो हमारे पास डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्या है, इंप्लीमेंट द प्री अरेंज सॉवरेन कवर फॉर द मेजर फ्लड्स। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या रहेगी, यहां पर प्री अरेंज होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस पहले होनी चाहिए, है ना। प्रिपेयर्डनेस ही तो है नहीं पहले, इस वजह से तो फिर हमें यहां पर जो है वो नुकसान इतना होता है। तो अगर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाए, पहले से अवेयरनेस हो, जैसे हमने एजुकेशन के अभी पीछे यहाँ पर फर्स्ट पिलर की बात की ना, फाउंडेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते आ रहे हैं ना अभी हम प्रीवियस जो टॉपिक के अंदर, तो अब यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अवेयरनेस नहीं है ये, आप ये सिंपल सी बात समझ लें। यहाँ पर एस्टैब्लिश ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग ट्रिगर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, उसके बाद रेप्लिकेट प्रोवेंशियल। यहाँ पर देखें एक चीज तो है कि जितनी देर तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं आती, जो फंड्स है वो यहां पर मुख्तस नहीं करती, जो टैक्स यहां पर इकट्ठे किए जाते हैं उनको यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अब एनएफसी अवार्ड को लेकर यहां पर क्यों बहस हो रही है, ये पॉइंट इधर नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर बोल रहा हूं। एनएफसी को लेकर क्यों यहां पर बार बार डिबेट चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो कहता है कि जो यहां पर फ्लड की वजह से जो यहां पर जो प्रोविंस सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए उनको और ज्यादा जो है एनएफसी के अंदर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, उनको और हिस्सा दिया जाना चाहिए। बेसिकली इसके ऊपर बहस चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर इनहैंस पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये इसने वाकई ही बहुत सारे लोगों को यहां पर मिलियंस लोगों को जो है यहां पर सपोर्ट किया है। 9 मिलियन फैमिलीज हमें देखने को मिल रही है और उसके बाद 27 मिलियन हाउस होल्ड्स, ठीक है, शॉक रिस्पॉन्स। अब यहां पर देखें इसको फर्दर जो है वो कह लेकर ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपका जो नेशनल डिजास्टर एनडीएमए की जो हम बात करते हैं तो उसका भी जो है वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो भी यहाँ पर काम करे। उसके बाद डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है वो भी है, सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन सबका रोल हमें देखने को मिला। प्री आइडेंटिफाई एट रिस्क फैमिलीज एंड सेट फोरकास्ट बेस्ड ट्रिगर्स फॉर ऑटोमेटिक टॉप्स एंड टॉप अप्स, ठीक है। अब यहां पर पता क्या है कि एडवांस में कैसे लेकर, जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तो आपने यहां पर जो है वो कह लेके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट भेजा है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं हम। तो अगर देखा जाए यहां पर एआई को अंदर लेकर एआई को यहां पर शामिल किया जाए तो एआई क्या कर सकता है, यहां पर हमें फोरकास्टिंग कर सकता है, प्रेडिक्शन दे सकता है। तो उससे पहले यहां पर प्लानिंग मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज भी है। अब ये वो चीज थी जो यहां पर ऐड नहीं थी, लेकिन ये है कि हमने इसको ऐड कर दिया। एंगेज प्राइवेट सेक्टर, अब यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहां पर काम करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर ना इंश्योरेंस की बात की है, क्रिएट अ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट टू बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अभी कितना जीडीपी का बनता है, 0.9% जीबीटी का बनता है लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, इसको ज्यादा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इनकरेज लोकल इंश्योरर्स टू develop tailored products for the agriculture, livestock and
स्मॉल बिजनेसेस, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्टिवेट इंटरनेशनल पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो जितने में अगर देखा जाए लॉस एंड डैमेजेस फंड है तो पाकिस्तान को वहां पर भी अपनी वॉइस को रेस करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है ग्रीन क्लाइमेट फंड्स की बात की जाए, उसके बाद यहाँ पर हमें मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स की भी देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर भी जो है वो अपनी वॉइस को रेस किया जाना चाहिए करे, ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान हालांकि लेस कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है, ठीक है। 0.7 समथिंग हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह है कम है, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। देख ले कितने बिलियन का यहाँ पर लॉस हो रहा है, $30 बिलियन की बात करते आ रहे हैं, फिर यहाँ पर $3 बिलियन की बात की हमने ना, तो ये चीज़ भी है। तो ये पॉइंट्स बेसिकली आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारा था डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। बाकी कुछ और चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऐड करेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, इसकी बात करते हैं। और इसके अंदर मैंने बताई थी एक चीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर। अगर देखा जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर, तो जो सी पैक वाला प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड कुछ हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखने को मिलते हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली आपका होता क्या है, इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, जहां पर एक मखसूस एरिया होता है जहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक तो जमीनें भी सस्ती देती हैं, रिलीफ दिया जाता है, टैक्स रिलीफ आप कह सकते हैं, जमीनों की खरीदो फरोख्त में यहां पर रिलीफ कह सकते हैं, ताकि फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। यहां पर अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया वो है जो आपका जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहां पर आपका कह लें कि इंडस्ट्रियल हब है ना, और वहां पर अगर देखा जाए तो चाइनीज हमें यहां पर कंपनीज भी देखने को मिलती है जो काम कर रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि बेसिकली अभी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सबसे बड़ी जो हर्डल्स क्या नजर आ रही है वो भी देखेंगे, पॉलिसी मेजर्स इसके अंदर क्या है वो भी सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Pakistan recently missed a significant opportunity to attract $8 billion, कितना? अभी यहां पर बात की जा रही थी कि $8 बिलियन जो है यहां पर पाकिस्तान के अंदर आने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए। अब उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अगर यहां पर जो देखा जाए तो उनको यहां पर स्ट्रेंथन नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। एक चीज तो ये भी है, इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन वो नहीं आई, ठीक है। ये यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप का मानना है, प्राइमरीली फ्रॉम चाइना विच कुड हैव जनरेटेड 500,000 यहां पर इंडस्ट्रियल जॉब्स, कितना? 500,000 हमें यहां पर इंडस्ट्रियल जॉब्स मिल सकती थी, 5 लाख, ठीक है, लेकिन नहीं मिली 2018 से लेकर 24 तक। दिस रिफ्लेक्ट्स अ कंसिस्टेंट फेलियर बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू कैपिटलाइज ऑन इनिशिएटिव्स लाइक सीपैक। तो सीपैक को यहाँ पर शुरू किया, सीपैक 2 का फेज यहाँ पर हमें 2025 के अंदर देखने को मिला, जो 8 बिलियन यहाँ पर साइन होते हुए नजर आए, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो काम करना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर जो बड़ी हर्डल्स है जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लैक ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन टू बिल्डिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपिंग प्लान्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हिंडर्ड द रेलोकेशन ऑफ चाइनीज कैपिटल एंड इंडस्ट्रीज। सिर्फ जो यहाँ पर चाइना की जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहे हैं वही है, लेकिन यह है कि फर्दर जो यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, वो नहीं किया गया। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को? यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, जमीनों के अंदर रिलीफ देना पड़ेगा, टैक्स के अंदर रिलीफ देना पड़ेगा, तभी जाकर कोई इंडस्ट्री लगाएगा ना। जब आप टैक्स की यहाँ पर भरमार करेंगे तो कौन लगाएगा यहाँ पर इंडस्ट्री? कोई भी नहीं लगाएगा, तो रिलीफ देना पड़ेगा बेसिकली। तो उसके बाद है एग्जीक्यूशन गैप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ओवर अ डेकेड ओनली 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड प्लानिंग, एक्सपोजिंग परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू ट्रीट इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए नेशनल प्रायोरिटी। सिर्फ 4 है, आप ये हिसाब लगा लें, और सीपैक पाकिस्तान के अंदर है, तो यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जरूरत है। उसके बाद है मिसप्लेस्ड पॉलिसी फोकस। अब यहां पर कुछ ना प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, यहां पर सिफक बनाया गया, ठीक है, सिफक कब बनाया गया? 2023 के अंदर। अब उसका रोल देख लें, जिसने $100 बिलियन लेकर आनी थी इन्वेस्टमेंट, वो आपके सामने है,
ठीक है। उसके बाद यहां पर पॉलिसी, तो सारा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है पॉलिसी में, ठीक है। अब पॉलिसी मेकिंग अगर अच्छी की जाए, यहां पर फर्दर जो है इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है पाकिस्तान को जो है वो कह ले के प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पॉलिसी जो है यहाँ पर मेयर्स वो सही नहीं है। हमें यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज़्यादा जो है ना हमें इतना फोकस देखने को नहीं मिल रहा है, या जिसके अंदर जो प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस होने चाहिए, प्रैग्मेटिक मेयर्स होने चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। उसके बाद है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इकोनॉमी तब तक यहां पर ग्रोथ नहीं कर सकती जितनी देर तक यहां पर आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू इशरत हुसैन साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड एज वेल एज मलिया लोधी साहिबा। तो जितनी देर तक आप यहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ नहीं करेंगे उतनी देर तक यहां पर आपके कह लें कि इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स लार्जली sought to tap Pakistan's domestic market rather than establishing export oriented manufacturing bases, ठीक है, contrary to CPEC's original aims, ठीक है। इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है? राइजिंग कॉस्ट इन चाइना, ग्लोबल सप्लाई चेन रीअरेंजमेंट्स प्रेजेंट अ नैरो विंडो टू अट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस, सीजिंग दिस अपॉर्चुनिटी डिमांड्स क्रेडिबल एंड प्रिडिक्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है, इकोइंग द सक्सेस ऑफ रीजनल इकोनॉमीज लाइक वियतनाम एंड बांग्लादेश। तो ये चीज़ें हम अभी पीछे जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को अभी जो इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हमने बात की, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐड करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास है यूएसए ईरान डी एस्केलेशन एफर्ट्स रीजनल डायनामिक्स। अब इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि इजराइल और यूए के यहाँ पर हमें टाई जो देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। उससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूएसए और ईरान के दरमियान में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस चीज़ को हम ऐड कर लेते हैं। देन जो है फर्दर कोई फाइनल यहाँ पर कह लें कि हमें कोई एग्रीमेंट देखने को मिलता है, तो देन वो चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट सिनेरियो में ये चीज़ें चल रही हैं। देखें, अब हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसए की तरफ से 15 पॉइंट्स दिए गए, ईरान की तरफ से 10 पॉइंट्स दिए गए, पाकिस्तान की तरफ से 5 पॉइंट्स से इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉक्स जो हमें जो है वो फर्दर जो है आगे जो है वो जाती हुई नज़र नहीं है कि सेकंड राउंड जो है इस्लामाबाद के अंदर होना था, होता रह गया। फिर यहाँ पर ये सारी डिस्कशंस हम कर चुके हैं। फिर ईरान की तरफ से मैंने यहाँ पर बताया था कि 14 जो है यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए थे यूएसए को, तो यूएसए ने यहाँ पर उन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया था, कुछ पॉइंट्स को। फिर यहाँ पर अब जो डेवलपमेंट्स चल रही है ना इनके दरमियान में, अभी जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है वो डेवलपमेंट्स बेसिकली ये है कि अभी जो है यूएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच गए। अब इसके अंदर चीज़ें क्या डिस्कस हो रही हैं, अब ये पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, देन यूएसए और इजराइल और यूए वाला मैटर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर रिसेंट डेवलपमेंट सिग्नल टेंटेटिव मूव टुवर्ड्स डी एस्केलेशन बिटवीन यूएसए ईरान विद पाकिस्तान प्लेइंग अ क्रूशियल मीडिएटिंग रोल, हाउएवर अंडरलाइनिंग रीजनल टेंशंस परसिस्ट कॉम्प्लिकेटिंग द पाथ टू लास्टिंग पीस। सबसे पहले यूएसए ईरान पीस टॉक्स इमर्ज, प्रेसिडेंट ट्रंप रिपोर्टेड वेरी गुड टॉक्स विद ईरान ओवर यूएसए प्रपोजल, यूएसए प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम वो था जो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, यूएसए की तरफ से ऑपरेशन था, टेम्परेरली पॉज्ड ड्यू टू ग्रेट प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इनके दरमियान में हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है, और वो प्रोग्रेस क्या है इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के मार्क रूबियो, उसकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है, उसको एंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल कर लिया गया है। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बात तो यह है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ ये बोझा गया जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर बात की गई, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया था एक तो सैंक्शन रिलीफ मिलना चाहिए, दूसरा जितना डैमेज किया है यहाँ पर, जितना डैमेजेस हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर यूएसए को पे करना पड़ेंगे।
तो इसके ऊपर यहां पर डेवलपमेंट्स हो रही है इन चीजों के ऊपर। बाकी जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आमादगी ज़ाहिर की गई है, 48 आवर्स का टाइम दिया गया और इस तरह की चीजें हैं। लेकिन हमारा वो ही है ना कि हम यहाँ पर न्यूज नहीं दे रहे कि हम जितनी देर तक कोई प्रॉपर चीजें नहीं आ जाती जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, अभी तो बातें चल रही है ना, प्रॉपर जितनी देर कोई चीज नहीं आ जाती हम आगे फर्दर ऐड इसको नहीं करेंगे। अभी तक यही है कि डेवलपमेंट्स है कि बेसिकली जो यूएसए की तरफ से ईरान के जो पॉइंट भेजे गए हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर जो कभी ये भी कहा गया कि इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद में इसको सॉल्व किया जाए। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात की गई कि इसको जो है वो अनब्लॉक किया जाए, यहाँ पर जितना ब्लॉकेट की गई है यूएसए की तरफ से उसको हटाया जाए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। टोल वगैरह की भी यहाँ पर बात की। एक और चीज़ भी है यहाँ पर, जो गल्फ स्टेट्स की तरफ से जो डैमेजेस की बात की गई है, यहाँ पर टोल्स की बात की गई है कि ईरान ले रहा है, वो भी रेजोल्यूशन यहाँ पर बेसिकली यूएनओ के अंदर पास की जाती है। लेकिन वहाँ पर ईरान ने इस चीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ईरान ने। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन मार्क रूबियो की तरफ से यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो है प्रेजेंट की जा रही है, और उसके अंदर कहा यह गया कि भाई जो इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं ताकि जो यहाँ पर दूसरे जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो यहाँ पर वीटो पावर्स का यूज़ ना करें, चाइना स्पेशली रशिया की बात की गई। तो अब ये तो है एक चीज़ है यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं, देन हम कहेंगे कि ये बेसिकली एग्रीमेंट्स के अंदर चीज़ें। और पाकिस्तान की तो वैसे भी तारीफ हमें ट्रंप साहब से देखने को मिल ही रही है, वो आप डेली बेसिस के ऊपर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना यहाँ पर, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला कंटिन्यू रीजनल स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड रिमेन्स इन इफेक्ट यूएसए एंड गल्फ नेशंस प्लान यूएनओ रेजोल्यूशन, ठीक है। इजराइल एंड यूएई अफर्म्ड। अब यहां पर हम बात करेंगे, अभी आपको पता है कि यहां पर यूएई के ऊपर जो अटैक्स की बात की जा रही है, और यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो हमें देख रहा है इजराइल के, उन्होंने यहां पर क्या किया, यूएई के जो हमें यहां पर जो मिल रहे हैं, अब क्या कहें अब, है ना, अभी ओपेक से तो अभी इन्होंने एग्जिट किया है, अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया यहाँ पर। उसके बाद I2U2 मीटिंग इनकी देखने को मिल रही है। सोमालीलैंड को एक्सेप्ट करने वाला और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला यूएई वो है आपका, और यहाँ पर कॉलें और ये एक दूसरे के साथ कॉल की जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर कॉल की है। बेसिकली जो यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहान, उनके यहाँ पर उनको कॉल की गई है, और किसकी तरफ के की गई है, यहाँ पर नेतन्याहू की तरफ से। तो यहाँ पर नेतन्याहू ने काफ़ी कंडेम भी किया है कि जिस तरह यहाँ पर यूएई के ऊपर जो है वो कह ले के अटैक्स वगैरह किए गए हैं जो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान में हमें यहाँ पर टाई देखने को मिल रहा है, और इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी डिस्कशंस कर चुका हूँ कि किस तरह जो है यहाँ पर ग्रेटर इजराइल देखने को मिल रहा है या इजराइल एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन गल्फ स्टेट्स का यहाँ पर क्या यहाँ पर रवैया या उनकी क्या पॉलिसी है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और अभी आपको पता है यहाँ पर ओपेक से विड्रॉ किसका देखने को मिल रहा था, जो कहा जा रहा था यहाँ पर यूएई का। इसके ऊपर भी हम डिस्कशंस अपनी कर चुके हैं, ठीक है। ईरानियन कॉशियस स्टांस की बात की जाए तो ईरान सिक्स गुड फेथ निगोशिएशंस रिजेक्टिंग डिक्टेशन, उसके बाद यहाँ पर एक्सटॉल्शन, उसके बाद ईरानियन ऑफिशियल डिसमिस रिपोर्ट्स ऑफ द इमिनेंट डील्स विद वेल्स्ट accuse the USA of seeking division, ठीक है। तो ये एक बेसिकली अब ये आपको पता है कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स हमें देखने को मिल रही है, कुछ बयानात उधर से दिए जा रहे हैं कुछ इधर से, तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम ऐड करें, ठीक है। हमारे लिए जो डेवलपमेंट्स आएंगी बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होता है, पॉइंट्स क्या हैं, उनको ऐड करेंगे, और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होगी उनको ऐड कर रहे हैं हम डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 2 आपके सिनोनिम्स होते हैं, 2 आपके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ हम इंग्लिश मीनिंग भी अंडरस्टैंड करते हैं और डोमेस्टिक लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी एक वोकैब की यहाँ पर नोटबुक लाजमी जो है यहाँ पर बनाते जाएं, डेली बेसिस के ऊपर आपने अपने वर्ड्स को यहाँ पर कवर करते जाना है, ठीक है। 3 to 4 मिनट्स के होते हैं यहाँ पर लास्ट में, तो यह आपने लाजमी नोट किया करें वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्किज्म। स्किज्म बहुत इजी वर्ड है हमारे पास, डिवीजन और स्प्लिट विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ग्रुप के अंदर जो डिवीजन हो जाती है या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं उसको बोला जाता है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा हमारे पास, डिवीजन या स्प्लिट। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग हमारे पास यूनिटी हो जाना या हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सेप्टुजेनेरियन। सेप्टुजेनेरियन बहुत इजी वर्ड है हमारे पास। अब पर्सन बिटवीन 70 and 79 ईयर के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है एल्डरली पर्सन या सीनियर। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, यूथ या यंगस्टर आप इसको बोलेंगे।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड मीन्स क्या है, डिससेटिस्फाइड को बोला जाता है, अनहैप्पी को बोला जाता है, जो बेसिकली किसी के साथ जो मुतमईन नहीं होता, बिल्कुल नाखुश होता है, ठीक है। डिसप्लीज बोल सकते हैं, डिससेटिस्फाइड। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग कंटेंट या सेटिस्फाइड आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, पेजेंट्री। पेजेंट्री मीन्स क्या होता है, बेसिकली जो रस्मी नुमाइश होती है उसको बोला जाता है। एलैबोरेट, डिस्प्ले और सरमोनियल स्प्लेंडर, जो शान शौकत के साथ जो है यहाँ पर रस्म की जाती है। स्पेक्टिकल या पॉम्प, उल्टा क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी या प्लेननेस आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिसर्नेबल का मतलब क्या रहेगा, एबल टू बी परसीव्ड और रिकॉग्नाइज, जिसको बेसिकली इजीली शिनाख्त की जा सकती है, जिसकी, ठीक है, नोटिस किया जा सकता हो जिसको, ठीक है। नोटिसेबल या डिटेक्टेबल। डिटेक्टेबल उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग हमारे पास इम्परसेप्टिबल बोल सकते हैं या ऑब्सक्योर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मीन्स क्या रहेगा, फॉलोइंग और फ्लोइंग इन अ लार्ज अमाउंट आर स्टेजेस, बेसिकली आबशार के मसलसल बहने को बोला जाता है, ठीक है। फ्लोइंग या टम्बलिंग, उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग हमारे पास स्टॉपिंग या हाल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। स्नगल्ड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्नगल्ड बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। सेटल्ड कंफर्टेबली एंड क्लोजली, बेसिकली क्या था, सुकून के साथ जो है वो नजदीक होकर चिपक जाने को या लिपट जाने को बोला जाता है। कडल्ड बोल सकते हैं या नस्ल्ड, उल्टा क्या बनेगा, सेपरेटेड या डिस्टेंस्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब क्या रहेगा, नॉट शोइंग और सीरियस एटीट्यूड, लापरवाह को बेसिकली बोल सकते हैं, जो जिसका बेसिकली जो मूड होता है वो सीरियस ना हो, ठीक है। तो फ्रिवलस या चिकी बोल सकते हैं, उल्टा क्या बनेगा, सीरियस या रिस्पेक्टफुल। सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इलिप्टिकली। इलिप्टिकली मीन्स क्या होता है, इन अ वेग, बिल्कुल गैर वाजों में या अशारों में जो बात होती है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मैनर्स, ठीक है। इनडायरेक्टली या एम्बिगुअसली बोल सकते हैं। ऑपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, क्लियरली या एक्सप्लिसिटली बोल सकते हैं इसको। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, निम्बल। निम्बल मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी है। क्विक और लाइट एंड, तेज तरार को बेसिकली बोला जाता है, फुर्तीले को बोला जाता है। लाइट एंड मूवमेंट और थॉट, जो सोचने समझने में तेज तरार हो। अजाइल बोल सकते हैं या स्विफ्ट, उल्टा क्या बनेगा, क्लमसी या स्लगिश। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।